हूँ अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 11वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 1.5 को। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इस प्रश्नावली के बेसिक्स और उदाहरण को देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कैसे किसी सेट का पूरक ज्ञात करते हैं। ये पूरक का चिन्ह होता है। आप इस वीडियो को देखने से पहले बेसिक वीडियो देख लें, तब ये ज़्यादा समझ में आएगा। प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 11th मैथ। हमें एक यूनियन सेट दे दिया है 1 से लेकर 9 तक है, जिसमें ए का मान दिया है 1, 2, 3 और 4, बी का मान 2, 4, 6 और 8, सी का मान 3, 4, 5, 6। तो निम्नलिखित ज्ञात करना है। सबसे पहले ए डैश ज्ञात करना है। तो ए डैश कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो ए डैश का मतलब होता है कि वह सेट जिसमें ए में मौजूद अवयव नहीं हो। मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा दीजिएगा तो ए डैश निकल जाएगा, है ना। ए डैश जो होता है यूनिवर्सल सेट में से ए को घटाने के बाद मिलता है। तो आप ए डैश को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको ए डैश ए का पूरक ज्ञात करना है, मतलब जो ए में है उनको छोड़ के बाकी सबको आपको लिख देना है। तो ए डैश का मान होगा 1, 2, 3, 4 इसमें भी है, 1, 2, 3, 4 उसमें है। तो यहाँ बच गया 5, 6, 7 और 8। ये हो गया हमारा ए डैश का मान। उसी प्रकार बी डैश का मान निकालना है, जो बी में नहीं हो, 2, 4, 6, 8 को छोड़ के। तो 1, 3, 5, 7 और 9, ये 2, 4, 6, 8 को छोड़ के बाकी सब हो गए। तीसरा हमें कह रहा है ये यूनियन सी का डैश निकालना है। ये यूनियन सी का डैश कब निकलेगा? सबसे पहले जब हम ए यूनियन सी निकालें। अब यूनियन निकालना तो आपको आता होगा। तो ये यूनियन सी का मतलब क्या है कि ए का और सी का दोनों का अवयव होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4, इसके अलावा क्या क्या है? 3, 4, 5, 6। तो 3, 4 पहले से हो चुका है, 5 और 6 नहीं है, तो 5 और 6 लिख देंगे। ये हो गया हमारा ए यूनियन सी। ये तो हमारा ए यूनियन सी है, तो ए यूनियन सी यहाँ लिख दीजिए। ए यूनियन सी हम लोगों ने ए यूनियन सी निकाला। अब हमें निकालना क्या था? ए यूनियन सी का डैश निकालना था। मेरे पास जगह कम है तो मैं यहाँ कर रहा हूँ। आप अपने कॉपी पे जब लिखेंगे तो साफ साफ लिख लीजिएगा आप अपने से। तो ये यूनियन सी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से वैसे अवयवों को घटा दीजिए जो ए यूनियन सी में है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से लेकर 6 तक है, और यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 9 तक थे। तो इसको घटाने के बाद क्या बचेगा? 7, 8 और 9। ये हो गया हमारा ए यूनियन सी का डैश। इसी प्रकार ए यूनियन बी का डैश निकालने के लिए पहले हमें ए यूनियन बी ज्ञात करना पड़ेगा। ए यूनियन बी का मतलब जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो ए में बी में क्या है? 1, 2, 3, 4, ये सब ए में है और बी में है 2, 4, 6, 8। आपको सब दिख रहा होगा। तो 2, 4, 6, 8 में से 2, 4 तो यहाँ पहले से हैं, 6 और 8। अब इसका ए यूनियन बी का डैश निकालना है, मतलब ए यूनियन बी का पूरक निकालना है। तो पूरक का मतलब होता है कि उसमें जो भी हैं वो नहीं होने चाहिए। यूनिवर्सल सेट से इसके सभी अवयवों को घटा दीजिए, पूरक निकल जाएगा। तो ए यूनियन बी का पूरक निकालना होगा। तो यूनिवर्सल सेट में से इसको घटाएंगे तो 1, 2, 3, 4 नहीं होगा, 5 होगा, फिर 6 नहीं होगा, फिर 7 होगा, फिर 8 यहाँ है तो 8 नहीं होगा, 9 होगा। तो ये हमारा ए यूनियन बी का पूरक निकल गया। अब ए डैश का डैश, आप लोगों ने बेसिक वीडियो देखा था तो मैंने आपको बताया था कि ए डैश का डैश क्या होता है? वो ए ही होता है। ए डैश का डैश बराबर ए, मतलब ए के पूरक का पूरक ए ही होता है। बेसिक वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। तो ये क्या होगा? ये होगा ए 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि ए डैश का डैश मतलब ए के पूरक का पूरक ए क्यों होता है। इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। अब बी माइनस सी का पूरक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमको बी माइनस सी ज्ञात करना पड़ेगा, तब तो उसका पूरक ज्ञात करेंगे ना। तो बी क्या है?
2 4 6 8 और सी क्या है 3 4 5 6। तो बी माइनस सी का मतलब क्या है कि बी में से उन अवयवों को घटा देना या हटा देना जो सी में हो। तो 4 और 6 सी में है, 4 और 6 यहाँ है, तो इन दोनों को हटा देंगे, मतलब दोनों के कॉमन अवयवों को हटा देंगे। तो बच क्या गया 2 और 8। देख लो बी में से 4 और 6 को हटाने के बाद 2 और 8 बचेंगे ना, सी के अवयवों को हटाने के बाद। तो 4 6 बच गए बी माइनस सी। अब हमको बी माइनस सी तो यहाँ मिल गया 4 और 2 और 8। तो b माइनस सी ज्ञात नहीं करना है, हमें ज्ञात क्या करना है b माइनस सी का पूरक। तो यूनिवर्सल सेट में से वैसे अवयवों को घटाओ जो b माइनस सी में हो। तो 1 से लेकर 9 तक है यूनिवर्सल सेट में, तो हमें 2 और 8 हटा देना है। तो बचा 1 3 4 5 6 7 और 8। ओ सॉरी 8 हटाना है, 8 नहीं होगा 9। 1 से लेकर 9 में से 2 और 8 को घटाने के बाद यही संख्याएं बचेंगी। तो ये हो गए b माइनस सी के पूरक। आशा करता हूँ कि ये पांचों आपको समझ में आए होंगे। 6। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि यदि यूनिवर्सल सेट ए से लेके एच तक दिया हुआ हो तो निम्नलिखित के पूरक ज्ञात कीजिए। तो ए का पूरक ज्ञात करना है, ए बराबर ए बी सी दिया हुआ है, तो ए डैश क्या होगा पूरक। तो ए बी सी को हटा दो तो क्या बचा डी ई एफ जी और एच। बी डैश डी ई एफ जी है तो ए बी सी डी ई एफ जी है, इसको छोड़ के एच। सी डैश ए सी ई जी है तो बी डी ई है, एफ नहीं है, एफ जी है, एच नहीं है। जो इसमें है उसको हटा देना है, इसी को तो पूरक कहते हैं, ताकि ये दोनों मिल जाए। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों मिल के यूनिवर्सल सेट बना लेंगे। डी डैश डी में एफ जी एच और ए है, तो ए तो है तो छोड़ दीजिए, बी सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ जी एच तो है, तो इसको छोड़ देते हैं। ये सबसे आसान था, पहले वाले से भी आसान था। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित के पूरक ज्ञात करिए। तो मतलब मान लीजिए प्राकृत संख्याएं जो हैं वही सार्वत्रिक समुच्चय है, मतलब यूनिवर्सल सेट है, तो वो मान के आपको इसका पूरक लिखना है। प्राकृत संख्याएं आप जानते हैं 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे अनंत तक होंगी, मतलब गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो पहला प्रश्न है कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, तो इसका पूरक क्या होगा। मान लीजिए ये अगर a है तो a डैश क्या होगा, तो एक सम संख्या है, प्राकृत भी है और सम भी है, और यूनिवर्सल सेट क्या है कि पूरी प्राकृत संख्या, तो ये प्राकृत भी और सम भी है, तो इसका क्या होगा कि x सच दैट x एक प्राकृत विषम संख्या है। सम संख्या वो है, तो सम संख्या को छोड़ दो तो क्या बचेगा, विषम संख्या ही बचेगा। अगर x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है तो इसका एड्रेस क्या, माने इसका पूरक या कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है, ठीक है। और x सच दैट x संख्या 3 का एक धन गुणज है ना, माने 3 का गुणज समझते हैं, 3 के पहाड़े में जो भी आता हो 3 6 9 12 15 है ना, तो इसको क्या करेंगे कि इसका पूरक लिखेंगे x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जहाँ x नॉट इक्वल्स टू 3n है ना, मतलब x जो है वो 3n के बराबर नहीं है। n समझते हैं ना,
मतलब n के जगह पे 1 2 3 4 5 है ना, n जो होगा वो 1 से लेके मतलब सॉरी 1 से बड़ा होगा और अनंत तक होगा, ठीक है, अनंत तक होगा। मतलब 3 n क्या है, 3 गुना 1 3 गुना 2 3 गुना 3 3 गुना 4, मतलब 3 के पहाड़े में जो भी आते हैं उनको घटा देना है। तो x एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन x जो होगा वो 3n के बराबर नहीं होगा, जहाँ n 1 से लेके और अनंत तक होगा। ये इसका सबसे अच्छा डेफिनेशन है। आप ऐसे लिखें तो बहुत सुंदर। x एक भाज्य संख्या है, तो आप लिखेंगे x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। ये आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखो ना कि अगर x एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब दुनिया की सारी संख्याएं इसमें शामिल हैं जो गिनती में आती हैं, और भाज्य संख्याएं हैं, तो भाज्य संख्याओं को छोड़ दोगे तो क्या कौन सी संख्याएं मिलेंगी? अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। समझ रहे हैं ना? अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं सर हमको भाज्य और अभाज्य समझ में नहीं आता है। तो भैया इंटरमीडिएट तक आ गए और भाज्य अभाज्य अभी तक समझ में नहीं आता, तो तुम इंटरमीडिएट में कैसे घूस दे के आए हो? क्या 10th पास करके आए हो ना? तो आपको भाज्य अभाज्य मालूम होना चाहिए, और नहीं मालूम है तो बेसिक वाला वीडियो देखिएगा, मैंने वहाँ पे बताया है कि भाज्य अभाज्य सम विषम क्या होती है। तो कह रहा है कि x सच डेट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। तो यहाँ आप लिख देंगे x सच डेट x 3 और 5 से अविभाज्य है ना, मतलब जो 3 और 5 से विभाज्य न हो, 3 और 5 से अविभाज्य संख्याएं हैं। मतलब x ऐसा संख्या है जो 3 और 5 से विभाजित हो, तो इसको छोड़ के क्या बचेगा? तो वैसी संख्याएं बचेंगी जो 3 और 5 से विभाजित नहीं होंगी। इसी को तो पूरक कहते हैं। चौथा प्रश्न हमें कह रहा है यूनिवर्सल सेट आप देख रहे हैं 1 से लेकर 9 तक दिया है, a बराबर 2 3 6 8 दिया है, b बराबर 2 3 5 7 दिया है। तो सत्यापित कर रहे हैं, मतलब हम लोग को ये प्रूव कर रहे हैं कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो a के कॉम्प्लीमेंट और b के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। तो सबसे पहले ये हम कब कर पाएंगे? जब हम a यूनियन b निकाल लें और उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लें। तो a यूनियन b निकालिए सबसे पहले। a यूनियन b का मतलब क्या होता है? जो a और b दोनों के अवयव इसमें शामिल होने चाहिए। तो कौन कौन है सर? 2 4 6 8, ये तो a के हो गए, आपके सामने दिख रहा है प्रश्न। हाँ, अब b का देखते हैं। 2 पहले से है, 3 नहीं है 3 लिख लो, 5 नहीं है 5 लिख लो, और 7 नहीं है तो 7 लिख लो। ये हो गया a यूनियन b। अब a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जो इसमें है वो नहीं होना चाहिए। तो 1 नहीं है, 2 है छोड़ दो, 3 भी है छोड़ दो, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, और 9 नहीं है। कहने का मतलब 1 और 9 ऐसे संख्याएं हैं जो नहीं हैं। ठीक है, हमारा ये तो निकल गया। अब इसको देखते हैं। तो a डैश और b डैश पहले निकाल लें तब उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो यहाँ a डैश निकालिए। a डैश क्या होगा? जो a में है वो नहीं होने चाहिए। तो a में 2 4 6 8 है, तो इनको छोड़ के क्या बचा? 1 3 5 7 और 9, ये बच गए। b डैश निकालिए। b डैश मतलब b में जो हो वो नहीं होने चाहिए। b में क्या है? 2 है, तो 1 नहीं है, ठीक है, 2 है छोड़ देंगे, 3 है छोड़ देंगे, 4 नहीं है तो यहाँ 4 लिख देंगे, 5 है छोड़ देंगे, 6 नहीं है तो यहाँ 6 लिख देंगे, 7 है तो छोड़ देंगे, और 8 और 9। अब a डैश b डैश निकल गया। हमें निकालना क्या है? a डैश और b डैश का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में हो। तो a डैश और b डैश में दोनों में क्या क्या है? तो सर एक है, यहाँ देखिए 1 है, और तो कुछ नहीं दिख रहा। हाँ 9, 1 और 9। अब देखो ये हमने RHS निकाल दिया और LHS निकाल दिया। तो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट और a के कॉम्प्लीमेंट और b के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, ये दोनों सेम आ गया कि नहीं? तो हम लोगों ने सत्यापित कर दिया। ठीक है, ऐसे आप सत्यापित कर सकते हैं।
ठीक दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो इसके लिए पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? तो अच्छा, इस सब प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने बेसिक के वीडियो में क्लियर करवाया था, आप वहाँ से भी इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों में हो, तो 2 और 4 तो है नहीं, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, मतलब सिर्फ 2 एक ऐसा है जो दोनों में हो। तो ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाल लिया। लेकिन हमें ए इंटरसेक्शन बी तो निकालना ही नहीं था, हमें निकालना था ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट निकालना था, मतलब पूरक निकालना था। तो पूरक किसे कहते हैं? जो यहाँ है वो उसको छोड़ के बाकी सब। तो 1 2 है, छोड़ते हैं 3 4 5 6 7 8 और 9। हमें ए डैश बी डैश निकाल के उसका यूनियन निकालना होगा। ए डैश मतलब ए को छोड़ के बाकी सब। तो ए को छोड़ के कौन? तो 2 है, 2 छोड़ दीजिए, 1 3 5 7 9। बी डैश मतलब बी को छोड़ के सब। तो बी डैश में 2 3 5 7 छोड़ के, तो 1 2 छोड़ देना है, 3 छोड़ देना है, 4 5 छोड़ देना है, 6 7 छोड़ देना है, 8 और 9। अब हमें ए डैश और बी डैश का यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब क्या होता है? इन दोनों के सभी अवयव शामिल होने चाहिए। तो ए डैश यूनियन बी डैश बराबर क्या होगा? तो 1 3 5 7 9, 1 आ गया, 4 इधर आ गया, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, और 9 तो है ही, एक बार जो लिख दिए वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश निकाले हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट निकाले हैं, और ए डैश यूनियन बी डैश निकाले हैं, ये दोनों सेम आ गया। ठीक है, इस प्रकार मेरे पास जगह की कमी थी, थोड़ा माफ़ कीजिएगा, अगली बार से ज़्यादा जगह रखूँगा। आप अपने कॉपी में, आप इसको समझ गए ना, आप इसको अपने कॉपी में बना लीजिएगा। 5वां प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित के लिए वेन आरेख खींचिए। पहला है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बना लेते हैं। हालांकि मैंने वेन डायग्राम बनाना आपको सिखा दिया था। ये ए है और ये बी है, ये यूनियन बी हो गया। तो ये सारा ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी मतलब दोनों को मिला के ये ए यूनियन बी हो गया। और इसको छोड़ के जो भी ये खाली इलाका बच रहा है, ये इसका पूरक हो गया। मतलब अगर हमको निकालने को कहे तो हम ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार बना सकते हैं। आप देखिए, ऐसा दिख रहा है ना, इसको छोड़ देना है, तो बाकी कवर किसको करना है? इन सबको। समझ रहे हैं? ये हो गया हमारा ए यूनियन बी का ये। अब हमें दूसरा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले ए डैश का बना लेते हैं, फिर बी डैश का बना लेंगे, तब दोनों का इंटरसेक्शन कर लेंगे। ए डैश का ग्राफ क्या होगा? ए को छोड़ के, मान लो ए है और ये बी है, तो ए को छोड़ के ए का पूरक, जब मैं डैश कहता हूँ तो उसका मतलब है ए का पूरक। ये छोटा वाला पार्ट भी छूटेगा, बाकी सब सेम। ये है ए डैश का ग्राफ। यहाँ पे मैं बी डैश का बनाऊँ, ए बी, तो अब बी, ये दूसरा वाला बी है, उसको छोड़ के बाकी सबको रंग देना है। ये बी का पूरक है, बी का पूरक मतलब बी को छोड़ के बाकी सब। ये ए को छोड़ के बाकी सब, बी को छोड़ के बाकी सब। ये वाला पार्ट मतलब ये गोल गोल वाला जो भी पार्ट है उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी जो इसमें है वो इसमें है, क्योंकि ये बी वाला, बी जो कलर किया गया है वो इसमें नहीं है, लेकिन ए जो इसमें कलर किया गया है वो इसमें नहीं है। लेकिन ए और बी को छोड़ दिया जाए तो ए बी जो दोनों गोले हैं, इनके बाहर बाहर वाला सारा कुछ दोनों में है। तो इसका ग्राफ बनेगा लगभग ऐसे। ये ए हो गया, बी हो गया, मतलब ए इसमें है तो इसमें नहीं है, बी इसमें है तो इसमें नहीं है। तो ए और बी को छोड़ के बाकी सब, ये देखो ना, किनारे 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 ए बी को छोड़ के इसमें है कि नहीं?
फिर इसमें भी है कि नहीं। तो ये हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का ग्राफ। और आप देखेंगे तो ये ग्राफ हमारा पहले ग्राफ से मिलता जुलता है। ये भी तो ऐसा ही था ना, इसको छोड़ के, और ए बी को छोड़ के ये भी ऐसा ही है। तो और हमने सिद्ध भी किया था बेसिक, वो जो बेसिक के वीडियो में, ये बराबर ये। चलो अब यहाँ देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का पूरक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए और बी का इंटरसेक्शन ज्ञात करते हैं। ए और बी का कॉमन इतना ही ना है, जो ए में भी है और बी में भी है। तो इसको छोड़ के बाकी सब है ना, क्योंकि हमको ए इंटरसेक्शन बी नहीं ज्ञात करना है, सम्मिलन कहते हैं। ए और बी का सम्मिलन नहीं ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था ए और बी के सम्मिलन का पूरक। पूरक मतलब उसको छोड़ के। तो आप अगर ध्यान देंगे तो ये वाला जो इलाका है इसको छोड़ देना है, ये जो इलाका है इसको छोड़ देना है और बाकी को रख लेना है। समझने बात, सिर्फ ये इलाका छोड़ के और बाकी सबको कलर कर देना है। अब ए डैश यूनियन बी डैश, तो हमने यहाँ पे ए डैश निकाला है पहले से, देखो ना, ए डैश और बी डैश। तो जिसमें ए डैश भी आ जाए और बी डैश भी आ जाए। हमने अभी अभी यहाँ ए डैश निकाला था ना, ए डैश मतलब ए का पूरक ये ग्राफ था, बी का पूरक ये ग्राफ था। अब इन दोनों का यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब क्या है, जिसमें ये भी हो और ये भी हो, तो दोनों आ जाए। तो यहाँ आप देखिएगा कि ये वाला जो इलाका है, ये दोनों ए और बी के बीच का कॉमन इलाका, वो यहाँ भी खाली है और यहाँ भी खाली है। तो ये छूट जाएगा, बाकी सब आ जाएगा। कैसे सर? क्योंकि बी इसमें खाली है तो इसमें भरा हुआ है, और ए इसमें खाली है तो इसमें भरा हुआ है। बस दोनों में खाली क्या है, दोनों में ये बीच वाला भाग खाली है। तो ये हो गया हमारा ए डैश यूनियन बी डैश। अगर निकालना होगा ए डैश यूनियन बी डैश, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और ए डैश यूनियन बी डैश अगर निकालना है तो अगर हम ये वाला पार्ट छोड़ दें, ये वाला पार्ट अगर छोड़ दें, ये रंगना नहीं है, ये छोड़ना है, तो बाकी सब रंगा जाएगा, तब ए डैश यूनियन बी डैश होगा। जैसे तो ये वाला ग्राफ भी सेम ऐसा होगा, अलग नहीं बनाता हूँ, इसी पे समझाता हूँ। ये वाला ग्राफ भी इसको छोड़ना है, बाकी सबको रंगना है, ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो ये भी हम लोगों ने सिद्ध किया था बेसिक के वीडियो में कि ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश होता है वो ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होता है। तो वहाँ से आप बेसिक में भी क्लियरली देख सकते हैं, वहाँ भी हमने किया था और यहाँ भी हमने एक बार कर दिया। अब छठे प्रश्न की ओर आते हैं। छठा क्वेश्चन समझिए कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, मतलब यू जो है वो सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। और यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, ए उन त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से अलग हो। देखिए बात क्या कर रहा है, एक ठो 60 डिग्री नहीं होना है, कम से कम एक ठो 60 डिग्री से अलग हो, है ना। कम से कम एक कोण 60 डिग्री से अलग हो, 60 एक कोण 60 डिग्री से अलग हो, मतलब कम या ज़्यादा हो, अलग समझते हैं ना, हाँ, कम या ज़्यादा हो। तो ए डैश क्या होगा, तो निश्चित रूप से ए डैश वह होगा कि तीनों के तीनों कोण 60 डिग्री के हों। तो तीनों के तीनों कोण 60 डिग्री के हों तो आपको पढ़ाया गया होगा जिस त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी तीनों साइड्स, तीनों भुजाएं बराबर हों। तो ए डैश एक समबाहु त्रिभुज है
हो गया हमारा, ये आपको समझ में आया होगा। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों को सत्य बताने के लिए रिक्त स्थानों को भरें। ये रिक्त स्थान है, ये चारों रिक्त स्थान है, इनको भरना है हमें। तो सबसे पहला है ए और ए डैश का यूनियन। आप देखिए, समझिए जरा वेन डायग्राम में। हालांकि ये बेसिक में, जब मैं बेसिक वीडियो बना रहा था, तो जब मैं गुणधर्म पढ़ा रहा था, पूरकों के गुणधर्म, तब मैंने ये सब बताया था। तो ए क्या होगा, ए ये गोला में जितना होगा ए होगा, और ए डैश क्या होगा, इस गोले के बाहर का होगा। मतलब ये ए है तो ए इस गोले के भीतर का होगा और इस गोले के बाहर का होगा। ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए है, सेट ए है। तो ए और ए डैश दोनों का यूनियन, जिसमें ए भी आ जाए और ए डैश भी आ जाए, तो पूरा का पूरा आ जाएगा कि नहीं। मतलब ए गोला के भीतर है, इसको कलर कर दूं, कलर करूंगा तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए ए डैश इसके बाहर का भाग है, मतलब ए को छोड़ के। और ए डैश वैसा लेना है जो ए भी आ जाए ए डैश भी आ जाए, तो पूरा का पूरा सेट आ जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट, तो बराबर यू हो जाएगा। समझ में आया बात। दूसरा, फाई डैश इंटरसेक्शन ए। तो फाई क्या होता है, फाई होता है रिक्त समुच्चय, और फाई डैश मतलब रिक्त को छोड़ के। तो फाई डैश का मतलब यू हो गया, पूरा का पूरा सेट हो गया। फाई डैश मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं को छोड़ के तो सब कुछ, तो सब कुछ मतलब यूनिवर्सल सेट पूरा का पूरा। और ये ए है, तो यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए ही हो जाएगा ना। यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में हो, तो ए ही हो जाएगा, तो बराबर ए। तीसरा, ए और ए डैश का इंटरसेक्शन, मतलब ए ये गोला है और ए डैश इसको छोड़ के, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन समझते हैं ना, मतलब जो दोनों में हो। तो ए और ए डैश में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ फाई हो जाएगा। कुछ भी कॉमन नहीं है, तो देखो ना, ए मतलब ए और ए डैश मतलब ए को छोड़ के, तो इन दोनों में कुछ कॉमन होगा। ए इसके भीतर वाला हो गया, ए डैश इसके बाहर वाला हो गया, तो भीतर और बाहर में कुछ कॉमन तो नहीं है, तो यहाँ फाई हो जाएगा, रिक्त समुच्चय होगा। यहाँ देखते हैं यू डैश। यू डैश का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट को छोड़ के, मतलब ये जो पूरा अंदर का भाग है इसको छोड़ के, और ए मतलब ये भीतर वाला, इन दोनों का इंटरसेक्शन माने, तो यू डैश का मतलब ये इसके बाहर वाला भाग, यू डैश का मतलब इसके बाहर वाला भाग पूरा है ना। इसको कलर नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये पूरा फैल जाएगा, इसको छोड़ के बाहर सब। और ए ये वाला है, इन दोनों के बीच कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, ये तो बाहर चला गया, ये बीच में चला गया, कुछ कॉमन है, कुछ नहीं है, यहाँ भी फाई होगा। ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको टफ लग रहा हो, लेकिन क्योंकि पहली बार जो बच्चे देखते हैं उनको ये मुश्किल लगता है निश्चित रूप से। ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। आपको यह, मैंने आपको एक बार और तरीका बताया था कि इसका एक ही तरीका है। ये सब कुछ बिल्कुल नया है, जो 10th में आप ऐसा मैथ बिल्कुल नहीं पढ़े होते हैं, ये 11th से शुरू होता है। अब इसका एक ही उपाय है कि आप एक बार 1.1 से लेके 1.6 तक कंप्लीट कर लीजिए, और उसके बाद फिर से एक बार रिवीजन लगा लीजिए 1.1 से 1.6 तक। जब दूसरी बार आप कर लेंगे ना, तब आपको पूरा समझ में आएगा। मैं कहता हूँ कि कुछ बच्चे टाल देते हैं कि चलो सर ये 11th का मैथ तो बोर्ड में आता नहीं है, तो 11th के मैथ को छोड़ देंगे। लेकिन नहीं बाबू, 11th का मैथ छोड़ दोगे तो 11th का मैथ बोर्ड में नहीं आता है, ठीक बात है, लेकिन 12th का मैथ जो है वो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा अगर तुमको 11th का मैथ पता नहीं हो तो। इसीलिए 11th का मैथ बहुत ज़रूरी है। तो हमारा 1.65 खत्म होता है। इस वीडियो को इतने पे रोकते हैं, अगले वीडियो में 1.6 के बेसिक्स को देखेंगे। थैंक यू।